इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी पेंटर के कपड़ों में बिना किसी हड़बड़ी के बैंक के मेन हॉल में एंटर होता है और सामान्य लोगों की तरह आगे बढ़ता है। वह आदमी सीधे काउंटर के पास जाकर रुकता है और अपना टूल बैग नीचे रख देता है। बैग खोलकर वह 2 बड़े टॉर्च निकालता है और उन्हें काउंटर पर ऐसे रख देता है जैसे वह रोज का काम करने आया हो। बैंक के अंदर मौजूद ग्राहक और कर्मचारी अपने अपने काम में लगे रहते हैं। कोई पैसा जमा कर रहा होता है, कोई फॉर्म भर रहा होता है और कोई कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है। इसीलिए किसी का ध्यान उस आदमी पर नहीं जाता। वह आदमी एक टॉर्च उठाकर पास लगे कैमरे की तरफ करता है और कुछ सेकंड तक वहीं रोके रखता है। फिर वह दूसरा टॉर्च उठाकर दूसरे कैमरे की तरफ घुमा देता है, जिससे निगरानी सिस्टम धीरे धीरे बंद होने लगता है। इंफ्रारेड रोशनी के कारण एक एक करके सभी कैमरे काम करना बंद कर देते हैं। स्क्रीन पर कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन बैंक के अंदर मौजूद किसी भी व्यक्ति को इस बदलाव का अंदाजा नहीं होता। इसी समय बाहर से 3 और आदमी पेंटर के कपड़ों में बैंक के अंदर आते हैं। उनके हाथों में औजार होते हैं और वे बिना बोले एक दूसरे के इशारों को समझते हुए सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं। चारों आदमी मिलकर बैंक के दरवाजे अंदर से बंद कर देते हैं। ताला लगने की आवाज हल्की होती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान उस तरफ चला जाता है और वह सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। गार्ड जैसे ही कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ता है, उसी समय आदमी उसके पीछे आकर बंदूक उसकी पीठ पर रख देता है। गार्ड तुरंत चुप हो जाता है और बिना कुछ किए वहीं रुक जाता है। इसके बाद लुटेरे सभी लोगों को नीचे बैठने का आदेश देते हैं और साफ शब्दों में कहते हैं कि कोई भी अलार्म बटन ना दबाए। बैंक के अंदर मौजूद सभी लोग बिना सवाल किए आदेश मान लेते हैं। 5 मिनट से भी कम समय में बैंक पूरी तरह लुटेरों के कंट्रोल में आ जाता है। ग्राहक और कर्मचारी एक ही जगह बैठे होते हैं और कोई भी हिलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि स्थिति पूरी तरह बदल चुकी होती है। कुछ देर बाद बैंक के बाहर से गुजर रहा एक पुलिस ऑफिसर रुकता है, क्योंकि उसे अंदर से सफेद धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। वह रेडियो उठाने ही वाला होता है कि तभी दरवाजा खुलता है। बंदूक लिए आदमी बाहर आकर पुलिस अधिकारी को चेतावनी देता है कि उसके पास कई बंधक हैं और अगर कोई अंदर आया तो सभी को मार दिया जाएगा। यह कहकर वह फिर अंदर चला जाता है। कुछ ही समय में पुलिस बैंक को चारों तरफ से घेर लेती है और बैरिकेड लगा दिए जाते हैं। स्वाट और पेट्रोल पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पूरे इलाके को सील कर दिया जाता है। मैनहट्टन बैंक के बोर्ड के चेयरमैन आर्थर को केस की घटना की सूचना दी जाती है। पैसा उसके लिए समस्या नहीं होता, लेकिन यह ब्रांच उसके लिए खास महत्व रखती है, इसलिए वह स्थिति पर नजर रखता है। नेगोशिएशन एक्सपर्ट कीथ को तुरंत बुलाया जाता है और वह अपनी टीम के साथ बैंक के बाहर पहुंचता है। अंदर की स्थिति साफ नहीं होती, इसलिए पुलिस बातचीत का इंतजार करने का फैसला करती है। बैंक के अंदर लुटेरे सभी लोगों को वॉल्ट के सामने इकट्ठा होने का आदेश देते हैं। बैंक के कर्मचारी एक तरफ खड़े किए जाते हैं और ग्राहक दूसरी तरफ। सभी लोग चुपचाप खड़े रहते हैं और कोई भी सवाल नहीं करता। लुटेरे इसके बाद सभी बंधकों से मोबाइल फोन जमा करने को कहते हैं। लोग एक एक करके अपने फोन आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि विरोध करने का कोई फायदा नहीं है। फर्श पर फोन्स का ढेर लग जाता है। आखिरी व्यक्ति, जिसका नाम पीटर होता है, वह कहता है कि वह आज फोन घर पर भूल आया है। उसकी बात सुनकर लुटेरे उसे दोबारा सोचने का मौका देते हैं, लेकिन वह अपनी बात पर ही टिका रहता है। लीडर बिना बहस किए दूसरे फोन उठाता है और कॉन्टैक्ट लिस्ट देखता है। कुछ ही देर में उसे पीटर का नंबर मिल जाता है और वह उसी फोन से कॉल करता है जिससे बैंक के अंदर रिंग सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद लीडर पीछे के कमरे से पीटर का फोन निकाल लाता है। वह पीटर को अंदर ले जाता है और फिर बाहर लौट आता है। इसके बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी बात पर झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करता। इसके बाद सभी लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है। एक तरफ आदमी खड़े होते हैं और दूसरी तरफ महिलाएं। लुटेरे सभी बंधकों को एक जैसे कपड़े और मास्क देते हैं। कुछ ही समय में बैंक के अंदर मौजूद हर व्यक्ति एक जैसा दिखने लगता है और यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन लुटेरा है और कौन बंधक। भीड़ में एक बुजुर्ग आदमी भी होता है जिसे दिल की बीमारी होती है। लीडर उसे बाहर निकाल देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि बैंक के अंदर कोई मर जाए और पुलिस को अतिरिक्त वजह मिल जाए। बैंक के बाहर पुलिस पूरी तरह तैनात रहती है। अंदर से कोई आवाज नहीं आती और समय धीरे धीरे गुजरता है। नेगोशिएशन एक्सपर्ट कीथ हालात को समझने की कोशिश करता रहता है, लेकिन जानकारी बहुत लिमिटेड होती है। अंदर लुटेरे स्टोरेज रूम की तरफ जाते हैं। वे वॉल्ट में रखे पैसों को छूते तक नहीं। शेल्फ हटाए जाते हैं और फर्श पर ड्रिल चलाया जाता है, जिससे नीचे की सतह खोली जा सके। पुलिस बाहर मान लेती है कि लुटेरे शायद सुरंग बनाकर भागने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अंदर की असली योजना कुछ और होती है और हर कदम पहले से तय क्रम में आगे बढ़ाया जाता है। इसी दौरान लुटेरे बैंक के अंदर मौजूद बंधकों को छोटे छोटे समूहों में अलग अलग कमरों में बंद कर देते हैं। इससे किसी को यह समझ नहीं आता कि उसके साथ कौन है और कौन नहीं। बैंक के अंदर की स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में रहती है। बाहर पुलिस इंतजार करती है और अंदर लुटेरे बिना किसी जल्दबाजी के अपनी योजना को आगे बढ़ाते रहते हैं। समय दोनों तरफ के लिए अहम बन जाता है। अगर यहाँ तक आप कहानी के साथ बने हुए हैं तो सब्सक्राइब करके आगे के हिस्से के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगला पार्ट पूरी योजना की दिशा
दिशा बदल देगा। कुछ समय बाद बैंक के बाहर से एक बंधक को छोड़ा जाता है। उसके शरीर पर एक लोहे का बॉक्स बंधा होता है, जिसे देखकर पुलिस तुरंत सतर्क हो जाती है और पूरे इलाके में हलचल बढ़ जाती है। पुलिस बॉक्स को सावधानी से जांचती है और ये सुनिश्चित करती है कि उसमें कोई विस्फोटक न हो। जांच के बाद उस आदमी को सुरक्षित तरीके से बाहर ले जाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में वह व्यक्ति कोई खास जानकारी नहीं दे पाता, लेकिन लोहे के बॉक्स के अंदर एक कागज मिलता है जिस पर लुटेरों की मांगे लिखी होती हैं और पुलिस उसे ध्यान से पढ़ती है। कागज में लिखा होता है कि लुटेरों को 2 बसें चाहिए जिनसे बंधकों को ले जाया जा सके और एक ऐसा विमान चाहिए जो पूरी तरह फ्यूल से भरा हो और तुरंत उड़ान भर सके। साथ ही यह चेतावनी भी होती है कि अगर मांगे पूरी नहीं की गयी तो बैंक और बंधकों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। पुलिस के लिए स्थिति और कॉम्प्लेक्स हो जाती है और फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। आर्थर केस इन मांगों से सहमत नहीं होता। वह समय खींचना चाहता है ताकि स्थिति अपने आप उसके पक्ष में आ जाए और वह देख सके कि आखिर कौन ज्यादा देर तक दबाव झेल सकता है। कुछ देर बाद लुटेरे खुद बाहर आते हैं। दोनों पक्ष जानते हैं कि इस समय गोलीबारी नहीं होगी। वे सिर्फ एक कागज देते हैं जिसमें लिखा होता है कि बंधकों को खाना चाहिए। कागज देने के बाद लुटेरे वापस अंदर चले जाते हैं। पुलिस तुरंत पानी और खाना तैयार करती है और उसमें रिकॉर्डिंग करने वाले इक्विपमेंट लगाने की योजना बनाती है ताकि अंदर की बातें सुनी जा सकें। खाना पहुंचाने के बाद लिसनिंग डिवाइसेस से आवाजें सुनती है। शुरुआत में भाषा समझ में नहीं आती और यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि लुटेरे आपस में क्या बात कर रहे हैं। पुलिस एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढती है जो उस भाषा को पहचान सके। काफी कोशिशों के बाद पता चलता है कि वह भाषा अल्बेनियन है, लेकिन मौके पर मौजूद कोई भी व्यक्ति उसे ठीक से नहीं समझता। काफी समय बर्बाद होने के बाद यह सामने आता है कि जो आवाजें सुनी जा रही थीं, वे किसी रेडियो भाषण की रिकॉर्डिंग थी और लुटेरे पुलिस को जानबूझकर कंफ्यूज कर रहे थे। इस दौरान बैंक के अंदर लुटेरे लगातार बंधकों को अलग अलग कमरों में ले जाते रहते हैं। इससे हर व्यक्ति का संपर्क बदलता रहता है और किसी को यह समझ नहीं आता कि उसके साथ कौन है। एक फीमेल थेफ खुद को बंधक की तरह दिखाकर दूसरे कमरे में चली जाती है। इसी तरह सभी लोगों को आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और पहचान पूरी तरह खत्म कर दी जाती है। अगर आपने यहाँ तक ध्यान रखा है तो लाइक करना बनता है, क्योंकि आगे की चाल पूरी कहानी को पलट देती है और ये साफ हो जाता है कि असली निशाना क्या था। इसी समय लुटेरे आर्थर केस के निजी सेफ तक पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें जरूरी दस्तावेज और कीमती हीरे मिलते हैं जिनकी कीमत नकद पैसों से कहीं ज्यादा होती है। आर्थर केस के सेफ से मिले दस्तावेज और हीरे लुटेरों के लिए सबसे अहम चीज बन जाती है। वे नकद पैसे को हाथ नहीं लगाते और सिर्फ उन्हीं चीजों को अलग रखते हैं जिनके लिए पूरी योजना बनाई गई थी। इसी दौरान शहर के मेयर की गाड़ी बैंक के सामने आकर रुकती है। नेगोशिएशन एक्सपर्ट कीथ को बुलाया जाता है और उसे बताया जाता है कि एक खास व्यक्ति ऑपरेशन में शामिल होना चाहता है। यह व्यक्ति मलाइन होती है जो सीधे कमांड में भाग लेने की मांग करती है। कीथ को यह फैसला अजीब लगता है, लेकिन उसे साफ कहा जाता है कि उसे इस पर सवाल नहीं करना चाहिए। मलीन कीथ को याद दिलाती है कि उसका प्रमोशन और पुराने मामले अभी खुले हुए हैं। इन बातों के बाद कीथ के पास सहमत होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। समय धीरे धीरे शाम की तरफ बढ़ता है। बैंक के अंदर लुटेरे फर्श में एक बड़ा गड्ढा बना लेते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल भागने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए रखा जाता है। मलीन कीथ से कहती है कि वह लीडर से बात करना चाहती है। लीडर यह समझ जाता है कि मलीन न पुलिस में है और न बैंक कर्मचारी, इसलिए वह उसे अंदर आने की अनुमति दे देता है। काउंटर पर कुछ बातचीत के बाद मलीन अपनी शर्त सामने रखती है। वह कहती है कि अगर किसी बंधक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया और पैसा नहीं लिया गया तो सजा बहुत कम करवाई जा सकती है। इसके बदले रिहाई के बाद बड़ी रकम देने की बात भी रखी जाती है। लेकिन लीडर आर्थर केस के दस्तावेज बाहर निकाल देता है और साफ कर देता है कि असली ताकत अब उसके हाथ में है। मालीन दस्तावेज देखकर समझ जाती है कि अब उसकी पेशकश बेकार हो चुकी है। वह बिना ज्यादा बोले बाहर निकल जाती है और कीथ को सिर्फ इतना बताती है कि बंधकों को नुकसान नहीं होगा। अगले दिन कीथ को महसूस होता है कि शुरुआत से ही लुटेरों को समय चाहिए था। वे पुलिस को उलझाकर अपनी तैयारी पूरी कर रहे थे और हर मांग इसी ऑब्जेक्टिव से रखी गई थी। कीथ अचानक स्ट्रैटेजी बदलता है और लीडर को फोन कर बताता है कि विमान तैयार है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वह सभी बंधकों की हालत खुद देखना चाहता है। लीडर थोड़ी देर सोचने के बाद कीथ को अंदर आने देता है। कीथ एक एक कमरे में जाता है और देखता है कि सभी लोग सुरक्षित हैं और किसी को गंभीर चोट नहीं पहुंची है। आखिरी कमरे के बाद कीथ के पास कहने को कुछ नहीं बचता। लीडर सिर्फ इतना कहता है कि अब विमान तैयार किया जाए और किसी और बात में रुचि नहीं दिखाता। कीथ बैंक से बाहर निकलने के बाद पूरे इंसिडेंट्स के बारे में दोबारा सोचने लगता है। उसे लगता है कि अंदर सब कुछ जरूरत से ज्यादा शांत है और यह शांति
किसी बड़ी चाल का हिस्सा हो सकती है। पुलिस बाहर पूरी तरह तैयार रहती है। कीथ के बाहर आते ही लीडर और उसके साथी अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। वे जानते हैं कि पुलिस का पेशेंस अब खत्म होने वाला है और हमला कभी भी शुरू हो सकता है, इसलिए वे अंतिम फेज की तैयारी करते हैं। लीडर कीथ को फोन करता है और बाहर लगे कैमरे को खिड़की की तरफ घुमाने को कहता है। कैमरा घूमते ही अंदर का दृश्य बाहर दिखने लगता है और सभी की नजर वहीं टिक जाती है। कुछ ही देर बाद एक व्यक्ति को सबके सामने गिरा दिया जाता है। पुलिस मान लेती है कि एक बंधक को मार दिया गया है और हालात तुरंत और गंभीर हो जाते हैं। कीथ तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ता है। कीथ जानता है कि विमान की मांग सिर्फ समय खींचने के लिए थी। लीडर का असली मकसद पुलिस को उलझा कर रखना था ताकि अंदर बिना रुकावट योजना पूरी की जा सके। अब उसे यह बात साफ दिखने लगती है। इसी दौरान पुलिस चीफ मौके पर पहुंचता है। वह कीथ के फैसलों से नाराज होता है और उसे तुरंत उसके पोस्ट से हटा देता है। अब किसी भी तरह की बातचीत बंद कर दी जाती है। बातचीत बंद होने का मतलब साफ होता है, अब सिर्फ हमला होगा। स्वाट टीम को आगे बढ़ने का आदेश मिलने वाला होता है और सभी हथियार संभाल लिए जाते हैं। माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। कीथ बाहर खड़ा सोच रहा होता है, तभी उसे अचानक पहले छोड़े गए बंधक की याद आती है जिसके शरीर पर लोहे का बॉक्स बंधा था। ये बात उसके दिमाग में तेजी से घूमने लगती है। अगर यहाँ तक कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट में लिखिए कि आपको लुटेरों की योजना समझ आई या नहीं, क्योंकि अगला हिस्सा पूरे खेल को पलटने वाला है। कीथ तुरंत कमांड वाहन की तरफ दौड़ता है और उस लोहे के बॉक्स को मंगवाता है। बॉक्स खोलते ही अंदर एक छोटा सा सुनने वाला उपकरण मिलता है जो अब सब कुछ साफ कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि लुटेरे शुरू से ही पुलिस की हर बातचीत सुन रहे थे। हमला कब होगा, कौन कहां से आएगा, सब कुछ उन्हें पहले से पता था। कीथ तुरंत खतरे को समझ जाता है। कीथ बिना समय गंवाए पुलिस चीफ के पास जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वह बताता है कि अगर अभी हमला हुआ तो लुटेरे हर कदम के लिए तैयार होंगे और नुकसान तय है। इसी समय बैंक के अंदर लीडर अपने साथियों को अंतिम आदेश देता है। वे धुएं वाले बम निकालते हैं और सभी कमरों की तरफ बढ़ जाते हैं जहां बंधकों को रखा गया होता है। हर कमरे में जाकर सभी लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा जाता है। बंधक एक एक करके बाहर की तरफ बढ़ने लगते हैं और उसी भीड़ में लुटेरे भी खुद को बंधक की तरह मिला लेते हैं। धुएं की वजह से अंदर कुछ भी साफ नहीं दिखता। बाहर खड़ी स्वाट टीम पहले निकलने वालों पर रबर की गोलियां चलाती है और हर व्यक्ति को जमीन पर बैठा दिया जाता है। पूरा इलाका अफरा तफरी से भर जाता है। पुलिस हर किसी को बंधक मानकर काबू में करती है और तेजी से बैंक के अंदर घुस जाती है ताकि किसी भी खतरे को खत्म किया जा सके। स्वाट टीम के अंदर घुसते ही पूरा बैंक छान मार दिया जाता है। हर कमरे, हर कोने और हर दीवार को ध्यान से देखा जाता है ताकि कोई खतरा बाकी न रहे और सभी लोगों की सुरक्षा इंश्योर की जा सके। कुछ ही समय में यह साफ हो जाता है कि बैंक के अंदर कोई एक्टिव रॉबर मौजूद नहीं है। न कोई गोली चली होती है और न ही कोई विस्फोट हुआ होता है, जिससे पुलिस को स्थिति अजीब लगती है। पुलिस वॉल्ट की तरफ जाती है और देखती है कि दरवाजा पूरी तरह सुरक्षित है। अंदर रखा पैसा अपनी जगह पर होता है और एक भी नोट गायब नहीं होता, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद स्टोरेज रूम की जांच की जाती है। वहाँ फर्श में बना गड्ढा दिखाई देता है, लेकिन वह किसी सुरंग की तरह बाहर नहीं जाता, बल्कि वहीं खत्म हो जाता है और कोई रास्ता नहीं मिलता। पुलिस को न कोई बम मिलता है, न कोई हथियार और न ही कोई ऐसा सबूत जिससे यह साबित हो सके कि लुटेरे अब भी अंदर छिपे हुए हैं। पूरी इमारत सुरक्षित दिखाई देती है। कीथ को यह यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी योजना के बाद कुछ भी हासिल नहीं किया गया। वह मानने को तैयार नहीं होता कि लुटेरे बिना कुछ लिए ही गायब हो गए हों। पुलिस सभी बंधकों को एक एक करके अलग करती है और उनकी पहचान की प्रक्रिया शुरू करती है। हर व्यक्ति से पूछा जाता है कि वह कहाँ था और उसके साथ कौन मौजूद था। पूछताछ के दौरान ये सामने आता है कि हर व्यक्ति किसी न किसी के साथ बंधा हुआ था। हर किसी के पास ये साबित करने के लिए कोई न कोई मौजूद होता है कि वह भी बंधक ही था। लुटेरों की योजना में लोगों को बार बार कमरे बदलने का तरीका इतना असरदार साबित होता है कि कोई भी किसी पर शक नहीं कर पाता और हर बयान दूसरे बयान से मेल खा जाता है। पुलिस को एक कमरे में कुछ बंदूकें मिलती हैं। जांच करने पर पता चलता है कि ये असली हथियार नहीं बल्कि खिलौने होते हैं जिनसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इसके बाद बाथरूम की जांच होती है जहां पहले मारे गए व्यक्ति का मामला सामने आता है। वहां मिले सबूत बताते हैं कि वह हत्या असली नहीं थी और सब कुछ दिखावा था। स्टोरेज रूम के पीछे एक जगह पर बंधकों के पुराने कपड़े मिलते हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि लुटेरे भी उन्हीं कपड़ों में बंधकों के साथ बाहर निकले थे। कीथ अब पूरी तरह समझ जाता है कि लुटेरे किसी तरह से बंधकों के बीच ही बाहर निकल गए हैं। ये बात दिमाग में बैठते ही वह और भी बेचैन हो जाता है। पुलिस हर व्यक्ति को दोबारा जांचती है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। न किसी के पास पैसा होता है और न कोई ऐसा सामान जिससे सीधे तौर पर दोष साबित हो सके। आर्थर केस इस पूरे मामले को यहीं खत्म करना चाहता है। बैंक का पैसा सुरक्षित रहता है और वह किसी भी तरह की गहराई में जाने से बचना चाहता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई आधिकारिक नुकसान दर्ज नहीं किया जा सकता। न बैंक लूटा गया
होता है और न ही कोई असली बंधक मारा गया होता है। इन हालात में पुलिस चीफ केस बंद करने का आदेश देता है। सभी लोग थके हुए होते हैं और मान लेते हैं कि यह पूरा ऑपरेशन बेकार चला गया। कीथ इस फैसले से संतुष्ट नहीं होता। वह अकेले बैंक के पुराने रिकॉर्ड खंगालना शुरू करता है और इमारत के नक्शे को ध्यान से देखता है। इसी जांच के दौरान उसे एक अजीब बात पता चलती है। बैंक की स्थापना के बाद से सेफ नंबर 392 कभी दर्ज ही नहीं किया गया था। रिकॉर्ड में सीधे 391 के बाद 393 आता है। यह खाली जगह कीथ के शक को और मजबूत कर देती है। कीथ समझ जाता है कि असली खेल पैसे का नहीं था। लुटेरों का निशाना कुछ और था जो बिना शोर के हासिल कर लिया गया। अगर यहाँ तक आपको कहानी दिलचस्प लग रही है तो लाइक करके आगे बने रहिए, क्योंकि कीथ अब अकेले सच्चाई तक पहुँचने वाला है। कीथ अगली सुबह बैंक पहुँचता है और उसी जगह की जाँच करता है। दीवार को ध्यान से देखने पर उसे एक छिपा हुआ दरवाजा मिलता है जो बाकी हिस्सों से अलग बना होता है। दरवाजा खोलने पर अंदर एक पुराना कमरा सामने आता है। यह कमरा बैंक की रोजाना की गतिविधियों से पूरी तरह कटा हुआ होता है और यहाँ किसी का आना जाना नहीं होता। कमरे के अंदर एक छोटा सा बॉक्स रखा होता है। कीथ उसे खोलता है और अंदर से पुराने शेयर दस्तावेज निकलते हैं जो बैंक के प्रोप्राइटरी से जुड़े होते हैं। इन दस्तावेजों से यह साफ हो जाता है कि बैंक की असली कीमत पैसे में नहीं बल्कि इन कागजों में छिपी थी। यही वजह थी कि लुटेरों ने पैसा हाथ भी नहीं लगाया। कीथ समझ जाता है कि लीडर ने पूरी दुनिया को एक नकली लूट दिखाई ताकि असली खेल पर किसी का ध्यान न जाए। ये चाल इतनी साफ थी कि कोई भी पकड़ नहीं पाया। वह तुरंत आर्थर केस से मिलता है और सब कुछ समझाने की कोशिश करता है। आर्थर केस पहले इसे मानने से मना कर देता है क्योंकि मामला अब बंद किया जा चुका होता है। कीथ सबूत सामने रखता है और बताता है कि कैसे बिना गोली और बिना नुकसान के लुटेरे जीत गए। आर्थर केस को भी अब यह बात माननी पड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दस्तावेज पहले ही सही जगह पहुंच चुके होते हैं और लुटेरे अपनी नई पहचान के साथ नई जिंदगी शुरू कर चुके होते हैं। कीथ उसे एहसास होता है कि कुछ लड़ाइयाँ ताकत से नहीं दिमाग से जीती जाती हैं। इस लूट में न पैसा अहम था और न हथियार, बल्कि सोच ही सबसे बड़ा हथियार थी। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि ऐसी कहानियां तभी जिंदा रहती हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जो ऐसी और वीडियो आपके तक पहुंच सके।